टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, प्रीति मैं ही हूँ बच्चा, इधर नवदीश कौर अगर शोर है वो मैं ही हूँ लिंक। तो ओके मैम। हाँ जी, वो एक्चुअली अभी से ना आपको जितने भी आपके टीचर्स होंगे ना, तो उन सब वो सारे नवदीश कौर के नाम से ही शो होंगे। हाँ जी, तो चलिए बताइए, मैनेजमेंट आपकी तरफ से है कोई टॉपिक जो आप लोग पढ़ना चाहते हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आपकी तरफ से कोई टॉपिक है बता दो, मैं वही करवा देती हूँ। बताइए गाइस, है कोई? देख लो एक बार सिलेबस में से देख लो, या फिर अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया है, आपको पता ही होगा फ्रॉम 24 ऑनवर्ड्स आप लोगों के फाइनल्स शुरू हो रहे हैं। ठीक है, डेट शिफ्ट अभी भी कभी भी आ जाएगी, भी आने वाली है 1-2 दिन में। तो आपके पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी भी टाइम है। तो इसमें अगर आपको कोई टॉपिक है तो देख लो, बता दो। मैम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस वाला एक बार करा दो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ओके। वन थिंग, मुझे उसकी नोट्स निकालने दो। हाँ जी, तो चलिए अभी उसके पता नहीं कहाँ है। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बच्चा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वैसे हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगर बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ही होता है हमारा। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, जिसका एक बजटिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या करती है, जो हमारी फर्म्स होती है वो डिसाइड करती हैं, इन एडवांस में डिसाइड करते हैं कि उनकी फर्म डिसाइड करती है कि आपका क्या कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमारी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट होनी चाहिए पहले से ही डिसाइड करते हैं। फिर एक्चुअल कॉस्ट को जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती है, उसको हमारी जो प्री डिसाइडेड कॉस्ट होती है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, जैसे हमारा कंट्रोल टेक्निक होता है ना, द सेम लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करती है मैनेजमेंट, पहले फर्स्ट डिसाइड करती है कि आपका क्या वो हमारा हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। फिर सारी कॉस्ट, जैसे मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, हमारी लेबर कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, मशीन आवर्स लेबर कॉस्ट क्या होगी हमारी, ऐसे वाले सारे कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं। फिर जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करके फिर देखते हैं कि क्या कोई डेविएशन है, क्या कोई वेरिएंसेस आ रही हैं बीच में। ठीक है, वेरिएंस बच्चे जरूरी नहीं, वेरिएंस आपके फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कॉस्ट, ठीक है, आपका एक्चुअल कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है, फिर तो हम कहेंगे कि हमारा जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत वेरिएंस बहुत ज्यादा आ रहा है और हम उसको अनफेवरेबल वेरिएंस बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा आ रही है तो वो वेरिएंस हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल वेरिएंस होगा, या फिर कह लीजिए कि हमारी अनफेवरेबल, हमारे लिए वो सिचुएशन हमारे लिए वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमें कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि हमें अपनी कॉस्ट को कैसे, हमारी एक्चुअल कॉस्ट को हमें कैसे उसमें के अंदर अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट से लेके आना। और अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आ गया तो इस वाली सिचुएशन को हम बोलेंगे फेवरेबल वेरिएंस। कि अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट तो हमने ज़्यादा रखी थी बट एक्चुअल कॉस्ट उससे कम आई है, तो इस वाली सिचुएशन को वी कॉल एज फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, फेवरेबल वेरिएंस। तो आपका, ठीक है, आपका वेरिएंस चाहे फेवरेबल आया है चाहे अनफेवरेबल हो, हमें इन दोनों को ही
फिर हमारी मैनेजमेंट को बताना होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जैसे हमारी कंट्रोल टेक्निक है, एग्जैक्टली पहले आपका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जिसको कह लीजिए एक यार्ड, एक बेंचमार्क डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एक कॉस्ट इन एडवांस में की जाती है, फिर एक्चुअल कॉस्ट को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद हम लोग फिर करते हैं और फिर वहां से चेक करते हैं वेरिएंस। अगर हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है तो उसको करेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे उसको ठीक करना है, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारे लिए अगर फेवरेबल वेरिएंस है तो उसको इंश्योर करते हैं कि फेवरेबल वेरिएंस है तो अच्छा, और उसको फिर हम फ्यूचर में भी ठीक है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स व्हेन standard cost is a planned cost for a unit of product or a service rendered। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी इसमें है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन के हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बनती है, इट्स अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट which is calculated from management standards of efficient operations and the relevant necessary expenditures। मतलब इसमें है एक और चीज मैं बता, स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। हमारे बेंचमार्क स्कैलो जो हमारे स्टैंडर्ड हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये बात ध्यान रखनी होगी क्योंकि हमारी आगे कई सारी कॉस्ट होती हैं जो हमारे फोरमैन का हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो भी अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। बट जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है दैट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ठीक है, एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सुपीरियर परफॉर्मेंस के जो सुपीरियर स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि बेस्ट टू बेस्ट हमारी परफॉर्मेंस कैसे होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करके देती है। इसको हम इसके लिए फॉरवर्ड यूज करते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क वो हमें डिसाइड करके देते हैं कि ठीक है, तो जब वो कॉस्ट के बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, जब कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, वही मैनेजमेंट हमें हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट के अपनी ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो डिसाइड करके दे देती है। फिर जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो काम करते हैं और हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती है। उस एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ क्या है कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उस कंपैरिजन से हम हमारी वेरिएंसेस निकालते हैं। अगर हमारा वेरिएंस फेवरेबल है, ठीक है, कंपेयर करते हैं, अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, दैट मीन्स की सिचुएशन हमारे लिए अनफेवरेबल है, तो हम उसको जस्टिफाई करने की उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वही अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम रहती है स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो वो फेवरेबल हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है। तो वी ट्राई कि हम इस वाली सिचुएशन को ऐसे ही मेंटेन करें। ठीक है, और फिर हमारे जो भी वेरिएंसेस होते हैं, चाहे वो फेवरेबल आए हैं चाहे वो अनफेवरेबल हैं, हम उसकी पूरी जो होती है वो पूरी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम हमारी पूरे रिकॉर्ड हम हमारी मैनेजमेंट को बता देते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को ही बोला जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्टिंग विद द comparison of actual cost with the standard cost is known as standard costing। आज इतने सारे बच्चे आज अच्छा पर्टिकुलरली सारी गर्ल्स हैं, कोई भी लड़का नहीं है। गुड, ठीक है, आगे करते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। फर्स्ट एडवांटेज है इट मेजर्स इफिशिएंसी। ठीक है, इफिशिएंसी वही है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स होती हैं कॉस्ट के, अगर हमारी कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम रहती है या उसकी इक्वली रहती है तो हम ये मानते हैं कि हम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है, हमारी वर्कफोर्स बहुत इफिशिएंट है।
ठीक है, हमारी वेस्टेज बहुत कम है, तो हम उन्हें काम बहुत इफिशिएंटली किया है, बिना वेस्टेज के हमने काम किया है। वेयर अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट को क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब ये है कि हम लोग हमारे काम में इफिशिएंट नहीं है, हमें हमारे काम में सुधार करने की जरूरत है। वी नीड टू चेंज आवर वेज ऑफ डूइंग दिस। उसके बाद होता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग पॉलिसी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है मैनेजमेंट को प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग पॉलिसी बनाने में। मतलब ये है कि जब भी फॉर्म को डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसका क्या प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, कैसा रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी वगैरह होंगी, तो ये सारी चीजें डिसाइड करने में भी स्टैंडर्ड कॉस्ट हेल्प करता है। और उसके बाद दूसरा, जब वो फॉर्म को प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, in that case also standard costing काम आता है। ठीक है, पर्टिकुलरली जब फॉर्म टेंडर्स भरती होती है, ठीक है, आपको टेंडर कॉस्टिंग की जाती है। जब टेंडर्स भरने होते हैं ना, तो उसमें हमें प्राइस है इन एडवांस देना पड़ता है। हमें नहीं पता होता कि एक्चुअली फ्यूचर में हमारी क्या कॉस्ट रहेगी, हमारा क्या प्राइस जाएगा। टेंडर में हमें इन एडवांस प्राइस कोट करना होता है। तो फॉर्म एक को टेंडर, जब इन फॉर्म एडवांस में प्राइस डिसाइड करती होती है, तो वहाँ पे उसकी जो टेक्निक काम आती है वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते ही, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ही फॉर्म अपना प्राइस कोट करती होती है जब भी टेंडर भरना होता है। ठीक है, और फिर बाद में जब अगर टेंडर मिल जाए, एक्चुअल प्रोडक्शन करनी होती है, तो दे ट्राई कि उनका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मतलब उनकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके नीचे नीचे उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट को सुपरपास ना करे। उसके बाद नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें वेरिएंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। वही है कि इसमें वेरिएंस में भी हमें हमारी इफिशिएंसीज एंड इफिशिएंसीज का पता लगाने में हेल्प करती है कि हम लोग अपना अगर काम इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है, अपने लेबर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारी जो टूल्स हैं, हमारी मशीनें हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें सिर्फ ह्यूमंस की परफॉर्मेंस का आइडिया लगाने में नहीं हेल्प करती। हमारा रॉ मटेरियल का कैसा परफॉर्मेंस है, हमारी लेबर का कैसा परफॉर्मेंस है, हमारी मशीन की कैसी परफॉर्मेंस है, हमें उन सब चीज़ों की के बारे में भी, उनकी सब इफिशिएंसी इनएफिशिएंसी जानने में भी हेल्प करती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्योंकि हम वेरिएंस सबका निकालते हैं, हम मटीरियल वेरिएंस निकालते हैं, हम लोग लेबर वेरिएंस निकालते होते हैं, ठीक है, हम लोग ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं, सेल्स वेरिएंस निकालते हैं। इतने सारे वेरिएंस निकालने से हमें हर चीज़ की हमारी मशीनें हैं वो इफिशिएंटली काम कर रही है कि नहीं, क्या वो ज़्यादा ब्रेकअप होती हैं, जहाँ ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहता है, तो हमें उसको जानने में हेल्प होता है। अगर हमें ये आना कि हमारा जो रॉ मटेरियल कंजप्शन है क्या वो ठीक है, या कहीं हम ज़्यादा महंगा रॉ मटेरियल तो नहीं यूज़ कर रहे, कहीं हमारा रॉ मटेरियल हम ओवर यूज़ तो नहीं कर रहे। तो अगर हमें सारे क्वेश्चन जानने होते हैं, इन दैट केस ऑल्सो हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम आती है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो है एडवांटेज इज दैट रिडक्शन ऑफ वर्क। ठीक है, इसमें है कि जब ठीक है, पुराने टाइम इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें ये भी है कि जो क्लरिकल काम होता है इससे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से बहुत कम हो जाता है। मैनेजमेंट को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजमेंट हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करके दे देती है, और फिर मैनेजमेंट के पास सिर्फ हम लोग जो है हमारी डेविएशन भी हम उनको बताते हैं कि हमारी चाहे फेवरेबल है चाहे अनफेवरेबल, हम सिर्फ उनको बताते हैं। उनको मैनेजमेंट के पास सिर्फ जितनी उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनके पास सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन जाती है, बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं जाती। हमें इसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा बहुत सारा टाइम और लेबर कह लो, हमारा टाइम और पेपर वर्क बचाती है। ठीक है, और मैनेजमेंट का भी इसमें कह लो कि काम आपका कम हो जाता है। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, वही है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें है मैनेजमेंट एक्सेप्शन है कि मैनेजमेंट सिर्फ अपने की एरिया पे ही फिर इसमें फोकस करती है। मतलब ये है कि बाकी सारे लोग, अगर हमारा है वेरियंस फेवरेबल रहता है, तो सिर्फ लोग वैसे का वैसे काम करते रहते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ तभी इंटरफेयर करती है
अगर हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस, ठीक है। तो मैनेजमेंट को सिर्फ तभी आना पड़ता है, तभी उनको काम करने उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर बीच में इंटरफेयर नहीं करते, लोग अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से काम करते रहते। तो यहाँ पे भी हमारी बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा टाइम सेव होता है। तो मैनेजमेंट नॉर्मल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से अपना ध्यान हटा के दूसरे जो की रोल्स होते हैं वहाँ पे फोकस कर सकती है। देन फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। स्टैंडर्ड है कि हमें कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करती है, ठीक है। अगर हेल्प जो लोगों को, डिपार्टमेंट्स को स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं, दैट इज उनके वो ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं उनके, ठीक है। तो इससे है कि लोग जब अपने ट्राई करते हैं कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कम से कम टाइम में इफिशिएंटली अचीव करें, वेस्टेज कम रखें, ठीक है। तो ये कि स्टैंडर्ड कम करें, लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इससे है कि यहाँ पे लार्ज चंक्स ऑफ कॉस्ट कैन बी सेव्ड। देन एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसीज, वही रेपिटेड पॉइंट है कि अगर हमारा इनएफिशिएंसीज आ रही हैं, काम ठीक से नहीं हो रहा, तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देन हेल्पफुल इन टेकिंग इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हमें इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है, ठीक है, एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों, प्राइस राइज है, तो इन सारी सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, इसमें कैसे डिसीजन लेने हैं, तो वहाँ पे भी हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम आता है। नेक्स्ट, ठीक है लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की लिमिटेशन, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो लिमिटेशन है दैट इज है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर्म्स यूज कर सकती हैं जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। जो फॉर्म्स नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम नहीं होती, ठीक है। तो दैट्स वाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ हमारी जो एमएनसीज होती हैं ज़्यादातर वही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो एमएनसीज होती हैं ना वो ज़्यादा वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को वही वाले फॉर्म्स ही अडाप्ट कर पाते हैं जो फॉर्म्स नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जिनके एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होते, जैसे जो कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती होती हैं, तो उनके लिए वो स्टैंडर्ड वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड इसका ड्रॉबैक ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम द स्टैंडर्ड। आपके बेंचमार्क्स क्या होने चाहिए, हमारे जो स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, ये डिसाइड करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। मे बी ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स रख दो जिसको अचीव करना पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। कहीं ये भी हो सकता है कि आप स्टैंडर्ड्स बहुत डाउन रख दो कि आपकी जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादा हाईली कैपेबल हो, वो ज़्यादा अचीव कर सकती हो, बट आप उनके लिए स्टैंडर्ड्स बहुत लो रख दो, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हमारे रखना भी अपने आप में एक बहुत ही रिड्यूशियस वर्क है, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे देन देयर इज नॉट एनी सेट क्राइटेरिया, ठीक है, स्टैंडर्ड्स टू डिटरमाइन दी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स कैसे डिसाइड करने हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है, क्या टेक्निक है, क्या प्रोसेस है, इसके लिए अभी तक कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक आज तक नहीं बनी। हर मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है, हर मैनेजमेंट, ठीक है। और ये दूसरा ये चीज़ है कि अगर कभी फ्यूचर में हमें स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने होते हैं, हमें स्टैंडर्ड्स को चेंज करना होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हमें स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है, बहुत है। और क्योंकि ये है कि टाइम जैसे है कि टाइम चेंज होता रहता है, अनसर्टेन है, तो हमें मैनेजमेंट को स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने पड़ते हैं। और पर ये अगर जब स्टैंडर्ड्स रिवाइज किए जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो इसी ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट ये हुई है कि इसको जो है फंड कॉस्टिंग एंड एक्सपेंसिव अफेयर, so only large firms or the value firms can afford. Small firms cannot adapt standard costing.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। See guys, we can fix the responsibility only for the controllable cost। जो चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं हम उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, जो हमारी अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल चीजें हैं, उसके लिए हम कभी भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पे फेल हो जाती है कि अगर हमारी जो वेरिएंसेस आ रही हैं वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से आ रही है, तो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता होता। तो ऐसी वाली सिचुएशन में हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पस ही खत्म हो जाता है। ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अडॉप्टेबल ओनली वेयर वी कैन कंट्रोल। जहाँ पे अनकंट्रोलेबल इंसिडेंट्स आ जाते हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई काम नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द इंडस्ट्री। ठीक है। जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एप्लीकेशन होती रहती हैं, तो वो वाली फॉर्म्स में होती हैं, तो वहाँ पे भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसी काम की नहीं। ठीक है। उनके लिए भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि उनकी फिर ये कि विद टेक्नोलॉजी विद न्यू टेक्निक उनको बार बार टेक्निक उनको अपना सारा प्रोडक्शन उनको लेआउट सब कुछ बार बार चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड को फॉलो करना नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल। तो बच्चा, तो ये थी हमारी कुछ ये क्या से लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। तो चलिए अभी वेरिएंस है, तो यहाँ पे वेरिएंस एक मैं भी आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन कीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मटेरियल को इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये वेरिएंस एनालिसिस है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। आई एम शेयरिंग दिस इन ग्रुप ऑल्सो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ट्राई करो। मैंने आपके इलस्ट्रेशन 1 ग्रुप में भी शेयर की है। तो आपको इसमें आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी।
कर पा रहे हो कि मैं करवाऊँ क्वेश्चन ये? कर रहे हैं मैम। Yes, Navina ma'am. यस मैम। Have you done? No, हम कर रहे हैं मैम, बच्चे एक्चुअली वी आर डूइंग न्यूमेरिकल। Okay. Okay. How much time you will take, ma'am? I'll guess it will take 5 to 5 minutes more. Okay.